आदरणीय राजमाता श्रीमती शुभांगिनी राजे जी गायकवाड़, महारानी श्रीमती राधिका राजे, श्री हसमुख भाई शाह, श्रीमती नीलाबेन शाह, गुरुतुल्य श्री बंसीभाई पटेल और आज यहाँ खास मेरे लिए उपस्थित हुए मेरे शुभचिंतक, आईपीसीएल के मेरे पूर्व सहकर्मी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रंथास्वाद के समस्त पुस्तक प्रेमी भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज जब मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ तो मेरे मन में मिश्र भावनाएं उठ रही हैं। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से मैं अभिभूत हूँ। मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि लेखक के सामने ही उनके पुस्तक के बारे में बोलने की धृष्टता कर रही हूँ, और फिर भी मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि उनकी सहृदयता से और आप सबकी सहृदयता से मैं परिचित हूँ। पुस्तक के बारे में बोलना शुरू करूँ उससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई साहित्य समीक्षक नहीं हूँ और पुस्तक की समीक्षा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे वह अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अपनी ही पुस्तक की समीक्षा भला कोई कैसे कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपनी ही पुस्तक की समीक्षा भला कोई कैसे कर सकता है। लेखक के सामने ही सार्वजनिक रूप से उनकी पुस्तक को मैं अपनी पुस्तक बता रही हूँ। दाद दीजिए मेरे साहस का। असल में बात कुछ ऐसी है कि हसमुख भाई ने मूल गुजराती में लिखी पुस्तक दीठू में का हिंदी अनुवाद मैंने किया है। अनुवाद करने की प्रक्रिया में मैंने इस पुस्तक के हर एक शब्द, हर एक वाक्य को कई बार बड़े ध्यान से पढ़ा है, उसे समझने, आत्मसात करने की कोशिश की है। पिछले लगभग 1-1.5 साल से मैंने उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, पहनते ओढ़ते दीठू मैं के बारे में सोचा है। इस हद तक कि एक बार जब मैंने पुस्तक के अनुवाद के ही संबंध में श्री हसमुख भाई को फ़ोन किया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, दीठू मैं के अलावा भी कुछ करती हो या नहीं। तो इस हद तक इस पुस्तक के पन्नों को मैंने जिया है और इसलिए यह पुस्तक कहीं ना कहीं मेरी अपनी हो गई है। अपनी ही पुस्तक की समीक्षा करने का तो रिवाज है नहीं। तो आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह मेरे जैसे एक सामान्य पुस्तक प्रेमी पाठक को इस पुस्तक में क्या मिलेगा, यह उसकी बात है। यह पुस्तक मुझे रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरक क्यों लगती है उसकी बात है। साथ ही इन संस्मरणों से और अनुवाद के दौरान हुई अनेक मुलाकातों से श्री हसमुख भाई शाह के व्यक्तित्व के जिन पहलुओं को मैंने जाना, मैं उनकी भी बात करूँगी। दीठू मैं के प्रकाशन के बारे में जब मैंने सुना तो उसे पढ़ने की मेरी उत्सुकता सामान्य से कुछ अधिक होना स्वाभाविक ही था। एक तो कारण यह कि जीवन चरित्र, आत्मकथा, संस्मरण, इस प्रकार की पुस्तकें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, क्योंकि इनमें काल्पनिक पात्रों के जीवन में लेखक द्वारा नियोजित काल्पनिक प्रसंगों और घटनाओं की बात नहीं होती, बल्कि इनमें बात होती है हाड़ मांस के बने वास्तविक व्यक्तियों के जीवन में आने वाले वास्तविक प्रसंगों और घटनाओं की। ये ऐसे व्यक्तियों की कहानियाँ होती हैं जिन्होंने एक सुखमय, आरामदायक जीवन सहज उपलब्ध होते हुए भी देशहित, लोकहित या किसी ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्षमय जीवन का चुनाव किए। या फिर ये उन व्यक्तियों की कहानियाँ होती हैं जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शुरुआत करने के बाद केवल अपने व्यक्तित्व के खास गुणों के बलबूते पर सफलता के शिखरों को छुआ। इसलिए ये कहानियाँ रोचक होने के साथ साथ प्रेरक भी होती हैं। दीठू में भी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो कच्छ के एक छोटे से माचिस की डिब्बी जैसे गांव बजाना से निकलकर बिना किसी विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण के केवल अपनी सूझबूझ, प्रामाणिकता, नया कुछ सीखने कर गुजरने की लालसा और अथक परिश्रम के बल पर भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर
और आईपीसीएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की विशाल कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पहुंचे। श्री शिरीष पंचाल, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, इस बारे में कहते हैं, હસમુખ શાહ સામાન્યમાંથી અસામાન્ય બનેલી વ્યક્તિ છે અને અસામાન્ય ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી પેલી સામાન્યતાને નહીં વિસરનાર તથા સામાન્ય વ્યક્તિઓમાં પાંગરેલી અસામાન્યતા અને અસામાન્ય વ્યક્તિઓમાં ઘર કરી બેઠેલી સામાન્યતાઓના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પરિચય કેળવનાર એવી આપણી સન્માનનીય વ્યક્તિ છે। दीटू मैं को पढ़ने की मेरी उत्सुकता द्विगुणित इसलिए भी हो गई क्योंकि ये संस्मरण हसमुख भाई शाह द्वारा लिखित है। मैं जब आईपीसीएल कंपनी की एक अदना से मुलाजिम थी, तब हसमुख भाई उस कंपनी के शीर्ष स्थान पर थे। मैंने अब तक जिन लोगों के जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, संस्मरण पढ़े हैं, उनमें से किसी भी महानुभाव को मैंने प्रत्यक्ष देखा या सुना नहीं है, जबकि हसमुख भाई को मैंने कई बार दूर से ही सही अपने सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रत्यक्ष देखा और सुना था और प्रभावित भी हुई थी। इसलिए उनकी लिखी पुस्तक को पढ़ना मेरे लिए जैसे जरूरी हो गया। इस पुस्तक के लेखक ने श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जैसे एक दूसरे से एकदम अलग फितरत वाले भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के सचिव के रूप में काम किया है। अनेक देशों की यात्राएं की हैं, अनेक महान व्यक्तियों को काम करते देखा है, अपने अपने क्षेत्र के अनेक दिग्गजों से उनके करीबी संबंध रहे हैं, अनेक कंपनियों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है। जाहिर है उनके पास अनुभवों का भंडार है और इसी भंडार में से कुछ हीरे मोती लाल इस पुस्तक में भी बिखरे हुए हैं, जिनको चुनकर मैं स्वयं भी समृद्ध होना चाहती थी। दीटू में इसका शब्दशः अर्थ है देखा मैंने। पुस्तक जब पढ़कर मैंने खत्म की तो मेरे मन में 2 सवाल उठे। पहला सवाल, शीर्षक में मैं अर्थात मैंने प्रथम पुरुष एक वचन के सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है, जबकि बाकी की पुस्तक में हर जगह पर अमे, हम प्रथम पुरुष बहुवचन के सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा, ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न, पुस्तक के प्रथम भाग में परिवार के सदस्यों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। दादा दादी, माता पिता, भूरीबा, इन पर एक एक प्रकरण इन लोगों को समर्पित है। किंतु पुस्तक के दूसरे भाग में जहां वयस्कावस्था का वर्णन है, वयस्कावस्था के संस्मरण संकलित हैं, उसमें उनके परिवार के विषय में कोई भी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों? पत्नी, बच्चों की बात क्यों नहीं? पारिवारिक संबंधों की, पारिवारिक घटनाओं की बात क्यों नहीं? मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना था, इसलिए मेरे मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। जब इन 2 प्रश्नों के बारे में मैंने थोड़ी गहनता से विचार किया तो पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में मुझे समझ में आया कि इसका जवाब एक ही बात में मिलता है, और वो है कि यह पुस्तक आत्मकथा नहीं है। देखा मैंने, देखा, हसमुख भाई ने बचपन से लेकर जो कुछ देखा, सुना, गुना, उसका इसमें वर्णन है, उससे संबंधित संस्मरण है। जो कुछ निरीक्षण किया उन्होंने, यहाँ उसकी बात है। इसलिए जो उन्होंने देखा उसे वैसे का वैसे पाठक तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था। उसमें वे मैं में जो अहम भाव आता है उसको दूर रखना चाहते थे। इसलिए एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने मैं शब्द को टाला है, मैं शब्द के प्रयोग को टाला है और हम, अमे का उपयोग किया है। इसी तरह
क्योंकि यह आत्मकथा नहीं है, इसलिए यहाँ परिवार का वर्णन प्रसंगोचित नहीं है। जो बचपन के परिवार का वर्णन है वो भी बचपन के निरीक्षणों के अंतर्गत ही आता है। बचपन में हमारी दुनिया, हमारा परिवार, स्कूल, आसपास के लोग, गांव, यहाँ तक ही सीमित होती है और उन्हीं में मिलने वाले व्यक्तियों का हम निरीक्षण करते हैं, वहीं घटने वाली घटनाओं का हम निरीक्षण करते हैं। जबकि वयस्कावस्था में परिवार का हम एक भाग होते हैं, उसका हम निरीक्षण नहीं करते। इसलिए इस पुस्तक के दूसरे भाग में वयस्कावस्था के परिवार के लोगों का वर्णन नहीं है। पुस्तक 2 भागों में है। पहले भाग में 34 प्रकरण हैं और इनमें लेखक अपने गांव बजाना के इतिहास, भूगोल, अपने बचपन, परिवार, शिक्षा दीक्षा, मनोरंजन, मित्रों आदि के बारे में बात करते हैं। इस भाग में उन्होंने माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का, गांव के वातावरण का, राज परिवार से उनके घनिष्ठ संबंध का, शिक्षा के दौरान और उसके बाद नौकरी के कुछ प्राथमिक वर्षों में उनका जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क संबंध बना, उन सब का उनके व्यक्तित्व के क्रमशः विकास में क्या योगदान रहा, यह स्पष्ट होता है। कच्छ के रण के किनारे बसा बजाना एक छोटी सी रियासत थी। हसमुख भाई के पिता इस रियासत के दीवान थे। 4 अक्टूबर 1934 को लखतर में जन्मे श्री हसमुख भाई का बचपन बजाना गांव में बीता। अपने संस्मरणों की शुरुआत लेखक इसी बजाना गांव के इतिहास भूगोल से करते हैं। पुस्तक के आमुख में लेखक लिखते हैं कि समकालीन इतिहास की दृष्टि से उपयोगी साबित हो ऐसा लिखने की क्षमता उनमें नहीं है। फिर केवल स्मरण शक्ति के आधार पर इस तरह का लेखन किया भी नहीं जा सकता। किंतु डीटू में के पाठक को इस पुस्तक के दस्तावेजी महत्व का, इसकी तथ्यपरकता का ख्याल आ ही जाता है। यह लेखन उन्होंने केवल स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं किया है, बल्कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। उदाहरण के लिए बजाना के इतिहास की खोज में वे बजाना के राज परिवार, ध्रांगध्रा और राजकोट के रिकॉर्ड्स, राजकुमार कॉलेज की लाइब्रेरी और यहाँ तक कि लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी तक जा पहुँचे। उस समय के अपने मित्रों, परिवारजनों से बात करके तथ्यों की पुष्टि की। उस समय के फोटो की तलाश में बजाना के दरबारी हजाम की दुकान तक भी वे जा पहुँचे। इस तरह उन्होंने स्मृति के गलियारों से जो बाहर निकाला, उसे तथ्य का मजबूत आधार भी दिया है। यह पूरी पुस्तक में दृष्टिगोचर होता है। अपने परिवार के बारे में बात करते हुए अपने दादा दादी, माता पिता और पिताजी के बड़े भाई की पत्नी भूबाबा को वो खास तौर पर याद करते हैं। दादाजी की धार्मिक साधु वृत्ति, दादी मोटाबा की व्यवहार कुशलता, प्रभावशाली व्यक्तित्व और अनुशासन प्रिय मिजाज और भूबाबा के सदा हंसमुख, स्नेहसिक्त और परिश्रमी व्यक्तित्व ने हसमुख भाई में अनायास ही संस्कारों का सिंचन किया। मोटाबा और भूबाबा के बारे में लेखक लिखते हैं, મોટાબા પોલિસી મેકર અને વ્યવહાર નિયામક, જ્યારે ભૂબાબા એમના ઓપરેશન્સ મેનેજર. મોટાબાની ભ્રુકુટી અવારનવાર સહેલાઈથી તણાય, पर भूबाबा कायम हंसता हो। माता पिता के बारे में लिखते हुए लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी क्या करना चाहिए यह नहीं बताया। वे कभी सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने व्यवहार से बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे लिखते हैं, अमने क्यारेय सीधी शिकामण न आपता होवा छता पिताश्रीए अमने શીખવ્યું કે જેના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય એની પાસેથી વળતરની અપેક્ષા ન રાખવી। એ અપેક્ષા આપણને દુઃખી કરે। એવી વ્યક્તિ આપનું કંઈક કામ કરે તો એને બોનસ સમજવું अधिकार नहीं। इस संदर्भ में लेखक ने अपने परिवार के सदस्यों के जीवन से अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन किया है। एक खास उल्लेखनीय प्रसंग उनके पिताजी के जीवन से है।
1948 में जब देशी राज्यों रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ, उस समय लेखक के पिताजी श्री शांतिभाई शाह को वढ़वाण का मामलतदार नियुक्त किया गया। वढ़वाण के कोषागार का हिसाब लेना उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय राज्य के कोषागार में लगभग 4 लाख रुपए ऐसे थे जो बही खातों में दर्ज नहीं थे। उन दिनों बहुत से राज्यों और रियासतों के शासक सुरक्षा की दृष्टि से अपना निजी पैसा भी राज्य के कोषागार में रखवा देते थे, पर उसे बही खातों में दर्ज नहीं किया जाता था। शांति भाई अगर चाहते तो वे 4 लाख रुपए, 1948 के 4 लाख रुपए, जिस समय सोना 18 रुपए तोला मिलता था, उस समय के 4 लाख रुपए शांति भाई चाहते तो आसानी से अपनी जेब में सरका सकते थे, क्योंकि उस रकम के बारे में कोई जानता नहीं था, न उनसे उसके बारे में कोई पूछने वाला था। किंतु उनके व्यावसायिक जीवन का पहला सिद्धांत था प्रामाणिकता। वे वढ़वाण के पूर्व शासक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के पास उनकी संपत्ति लौटाने गए। यहाँ वढ़वाण के पूर्व शासक के व्यक्तित्व की भी एक झलक मिलती है, जब वे पैसा लेने से यह कहकर इनकार कर देते हैं कि पूरा राज्य ही दे दिया तो इस पैसे की क्या बिसात। पर शांति भाई ठहरे उसूलों के पक्के। वे सुरेंद्र सिंह जी को समझा बुझाकर पैसा लौटाकर ही माने। हंसमुख भाई को प्रामाणिकता विरासत में मिली है। हंसमुख भाई अपने पूरे विद्यार्थी काल में औपचारिक शिक्षण से दूर भागने वाले विद्यार्थी रहे। मैट्रिक की परीक्षा 2 बार देनी पड़ी। एलएलबी के प्रथम वर्ष की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स लेकर पास हुए, फिर कानून की पढ़ाई ही छोड़ दी। किंतु बंद क्लासरूम में पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई से दूर भागने वाले इस विद्यार्थी ने जीवन के पाठ को क्या खूब पढ़ा है। उन्हें हमेशा पाठ्य पुस्तकों से ज्यादा इतर पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि रही। उनके स्कूली परफॉर्मेंस से असंतुष्ट होते हुए भी उनके पिताजी ने उनके इस वाचन प्रेम को हमेशा प्रोत्साहित किया। नई नई किताबें, पत्र पत्रिकाएं उनके लिए मंगवाते रहे। इलस्ट्रेटेड वीकली, जो उस समय भारत में प्रकाशित नहीं होती थी, उसे वे लंदन से मंगवाते थे। बचपन में किताबें पढ़ने का शौक जो हंसमुख भाई को लगा, वो आज भी कायम है, और इस वाचन प्रेम ने उनके पाथेय की वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बजाणा में लेखक को एक खुला वातावरण मिला। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के त्योहारों को एक जैसे उत्साह से मनाया जाता। सभी जाति संप्रदाय के बच्चे साथ साथ खेलते। कला और कलाकारों का आदर किया जाता। राजसी परिवार से निकट संबंध होने के कारण उनके रहन सहन, खान पान को नज़दीक से देखने का अवसर लेखक को मिला। गांव में रहते हुए भी टेनिस, बिलियर्ड्स, क्रिकेट जैसे उस समय विदेशी और शाही समझे जाने वाले खेलों को भी उन्हें खेलने का मौका मिला। उस बढ़ती उम्र के अति संवेदनशील और अति ग्रहणशील दौर में लेखक ने अनेक छोटे बड़े लोगों को करीब से देखा, उनका निरीक्षण किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। जीवन और साहित्य ने मिलकर हंसमुख भाई को मानव मात्र में रुचि लेना सिखाया। बजाणा, लखतर, वढ़वाण और भावनगर में स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद अहमदाबाद में उन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से एमए किया और जूनागढ़ के कॉलेज में समाजशास्त्र के अध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की। इस नौकरी के दौरान का भी एक किस्सा बयान करने जैसा है। खासकर मेरे जैसी एक शिक्षक के लिए यह किस्सा बहुत ही प्रेरणादायक है। लेखक को कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़ाना था। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 175 थी। लेखक की पहली नौकरी थी, इसलिए आयु भी कम थी और व्यक्तित्व में अभी वह प्रौढ़ता नहीं आई थी कि विद्यार्थी देखकर ही प्रभावित हो जाए। इतने बड़े क्लास को नियंत्रण में रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी।
लेखक ने सोच विचार कर एक रास्ता निकाला, और जो रास्ता निकाला मुझे उसके पीछे उनके बचपन की औपचारिक शिक्षण से दूर भागने वाली बात याद आती है, उसकी एक झलक मिलती है। लेखक ने क्लास में ऐलान किया कि दूसरे दिन की क्लास एक मकबरे में होगी। विद्यार्थियों के लिए ये एक नई बात थी। उत्सुकतावश दूसरे दिन विद्यार्थी मकबरे पर पहुंच गए। लेखक ने शुरुआत की मकबरे के स्थापत्य की बात करके, फिर उसके बारे में प्रचलित दंतकथाओं की चर्चा की, उसे बनवाने वाले के बारे में बताया, और इस तरह धीरे धीरे विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि बढ़ने लगी, और जो पीछे बैठे हुए दूर बैठे विद्यार्थी थे वो भी धीरे धीरे अच्छा सुनाई दे इसलिए आगे आगे आने लगे। और इस प्रसंग के बाद क्लास के विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखने के बारे में लेखक को कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। अपनी कमजोरी पर मात कैसे करनी है, कठिन परिस्थिति से रास्ता कैसे निकालना है, और वह भी ऐसा रास्ता जो संबंधित सभी को पसंद आ जाए, इसके उदाहरण इस प्रसंग के अलावा अन्यत्र भी मिल जाएंगे। जूनागढ़ के कॉलेज में नौकरी के दौरान ही उन्हें कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कलेक्टेड वर्क्स में काम करते हुए बिताए 6 वर्ष लेखक के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष थे। यहाँ से उनके क्षितिज अधिक विस्तृत हुए, व्यक्तित्व विकास की गति को तीव्रता मिली। श्री पांडुरंग देशपांडे और प्रोफेसर के स्वामीनाथन जैसे ऋषितुल्य विद्वानों के मार्गदर्शन में काम करते हुए उन्हें अंग्रेजी भाषा की खूबियों और गांधी साहित्य को गहराई से समझने का अवसर मिला। उनके पाथेय में वृद्धि हुई। गांधी साहित्य का शोध संपादन जारी था, तभी उन्हें 3 लुभावने प्रस्ताव मिले। पहला, गुजराती दैनिक संदेश में ब्यूरो चीफ बनने का। दूसरा, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के रोटरडम स्थित ऑफिस में काम संभालने का। और तीसरा, श्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव के रूप में काम करने का। श्री मोरारजी देसाई उस समय कामराज योजना के तहत सत्ता से बाहर थे। उन्हें पक्ष का काम करना था और एक काबिल सचिव की जरूरत थी। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद मोरारजी भाई ने उन्हें दूसरे ही दिन से काम पर आने के लिए कह दिया। कलेक्टेड वर्क्स की सरकारी पेंशनेबल नौकरी छोड़कर इस तरह निजी नौकरी में जुड़ने का निर्णय जोखिम भरा था, पर कुछ नया सीखने कर गुजरने की लालसा ने उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और उन्होंने मोरारजी देसाई का निजी सचिव बनने का निर्णय ले लिया। उनके इस निर्णय में श्रीमती नीलाबेन, उनकी पत्नी, ने भी उनका पूरा साथ दिया, वरना परिवार की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित गृहिणियां इस तरह के निर्णय को सहज स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यह निर्णय लेखक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से लेखक के जीवन की दिशा ही बदल गई। इन 5.5 वर्षों के दौरान उन्होंने राजनीति के गलियारों में घटती घटनाओं, दुर्घटनाओं, षड्यंत्रों, राजनीतिक उठापटक को देखा, समझा, परखा। आर्थिक व्यवस्था, पार्लियामेंट और कैबिनेट की निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी समझने का उन्हें अवसर मिला। इसी दौरान कला, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य आदि में भी उनकी रुचि बढ़ती गई। किशोर और सरोज पारेख, प्रभा दत्त, उषा और रघु राय, रसिक और पन्ना हेमानी जैसे अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों के साथ समय बिताने का भी उन्हें मौका मिला। इन 5.5 वर्षों के बारे में वे लिखते हैं, आम अमे बे दुनियाમાં રહેતા હતા। અમને રાજકારણની આકરી વાસ્તવિકતા જોવા મળે, સાથે સાથે મોરારજીભાઈ, શાસ્ત્રીજી, દ્વારિકા પ્રસાદ મિશ્ર, મનુભાઈ શાહ, જગજીવન રામ વગેરેની શક્તિઓનો પણ અનુભવ થયો। નાના માણસોની મોટાઈ જોતા અમે ઉછરેલા। આ 5.5 વર્ષમાં અમે મોટા માણસોની અલ્પતા જોઈ। અમારે માટે
આ સમય હતો જાહેર જીવનની વાસ્તવિકતા સમજવાનો અને મૈત્રીની ઉષ્મા પામવાનો. અમારું પાથે વધતું ચાલ્યું. सन 1969 में मोरारजी भाई को उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया. उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी. उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने पास ही रखा. उन दिनों हसमुख भाई शाह वित्त मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे. मोरारजी भाई के सत्ता से बाहर होने के बाद हसमुख भाई के शुभचिंतकों को लगने लगा कि इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले मोरारजी भाई के साथ उनके निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हसमुख भाई शाह के लिए दिल्ली में बने रहना अब खतरे से खाली नहीं था. इसलिए उन्होंने हसमुख भाई को दिल्ली छोड़कर जाने की सलाह दी. हालांकि कुछ वर्षों के बाद जब हसमुख भाई को इंदिरा जी के साथ काम करने का दोबारा मौका मिला, तब उन्हें समझ में आया कि उनके शुभचिंतकों का और उनका स्वयं का डर कितना गलत था. बहरहाल इस दौरान वडोदरा में आकार ले रही सार्वजनिक क्षेत्र की विशाल कंपनी आईपीसीएल में काम करने का उन्हें प्रस्ताव मिला. और जब यह प्रस्ताव उन्हें मिला तो फिर से कुछ नया अनुभव लेने का मोह हसमुख भाई को वडोदरा खींच लाया. हमारा सौभाग्य था. पुस्तक के प्रथम भाग के आखिरी कुछ प्रकरणों में उनके आईपीसीएल में बिताए वर्षों और राज दरबार में हुए अनुभवों का वर्णन करते प्रकरण मुख्य हैं. किसी भी समस्या का समाधान कैसे लाना है, आपात स्थिति में कम से कम नुकसान हो और परिस्थिति जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका एक उत्तम उदाहरण आईपीसीएल से संबंधित प्रकरण में मिलता है. नागोठणे के प्लांट को पूरा करके उसमें उत्पादन शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. कई तरह की अड़चनों को पार करने के बाद प्लांट अभी शुरू होने ही वाला था कि उसमें भीषण आग लग गई, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ. 31 कर्मचारियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई. आईपीसीएल के कर्मचारियों और उनके परिजनों में तो क्रोध था ही. आसपास के गांवों की स्थानीय प्रजा भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत उद्वेलित थी. प्रचार माध्यम भी टूट पड़े थे. पर इन सब के सामने पारदर्शिता अपनाकर जिस स्वस्थता, सहृदयता और करुणा के साथ शाह दंपत्ति ने स्थिति को संभाला, वह चकित कर देने वाली बात है. यहाँ श्रीमती नीलाबेन शाह का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण था. इन्हीं प्रकरणों में वर्णित एक और प्रसंग भी लाक्षणिक और उल्लेखनीय है. सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों पर केंद्र और राज्य के मंत्रियों की तरफ से आते दबाव की बात लेखक के ही शब्दों में देखें. इंदिरा जी ना निकटना एक मंत्री અને પક્ષના કાયદાના સલાહકાર એક પ્રધાન સાહેબે એક દિવસ અમને કહ્યું, આઈપીસીએલના કોઈ સીતારામન સામે ફરિયાદ આવી છે, હું એને આઈબીને સોંપવાનો છું. અમે કહ્યું, આ માટે આઈબી યોગ્ય એજન્સી નથી, આપ સીબીઆઈને સોંપો. જો કે મારે આપને કહેવું જોઈએ કે સીતારામન નામે અમારે ત્યાં કોઈ સિનિયર અધિકારી નથી. હા, ઓપરેશન્સ ડાયરેક્ટર સેતુરામન છે, પરંતુ એમની પ્રામાણિકતા પારદર્શક છે. એમની સામે કોઈ આંગળી ચીંધી શકે તેમ નથી. સાહેબે ગુલાટ મારી. કોઈ સુબ્રમણ્યન છે? અમે કહ્યું, કોઈ સુબ્રમણ્યન નથી, પણ માર્કેટિંગ ડાયરેક્ટર વેંકટ સુબ્રમણ્યન છે. પણ સાહેબ, આખરી જવાબદારી અમારી જ કહેવાય. તેથી અમારી ઉપર સીબીઆઈને બેસાડો તો વધુ યોગ્ય થશે. એમાં બધું બહાર આવશે. પછી સાહેબ हिंदी ऊपर चढ़ी गया. अरे अरे, आप तो बुरा मान गए, आपके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है. અમારો વાર્તાલાપ અહીં પૂરો થયો. પછી અમે ગયા સેક્રેટરી એએસ ગિલ પાસે. બધી વાત સાંભળીને ગિલ સાહેબ કહે, તમે મક્કમ રહેવાના હો તો હું તમારી સાથે છું, પછી ઢીલા નહીં પડતા. और इसी मक्कमता के बल पर हसमुख भाई ऐसे अनेक प्रसंगों से अनाहत बाहर निकल पाए.
पुस्तक के प्रथम भाग के अंतिम प्रकरण में पगवाड़ीनिकेम विषय में लेखक ने उनकी असाध्य बीमारी का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। सन 1989 से वे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से पीड़ित हैं और देश विदेश में अनेक प्रकार के उपचार के बावजूद भी उससे छुटकारा नहीं पा सके हैं। पर उल्लेखनीय बात यह है कि इस तकलीफ को उन्होंने कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। कभी कभी इस तकलीफ के कारण लंबी लंबी विमान यात्राएं उन्हें खड़े खड़े तय करनी पड़ी हैं, लेकिन बीमारी को कभी भी काम न करने का बहाना उन्होंने नहीं बनाया। हसमुख भाई का मानना है कि काबिलियत हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, ऐसे लोगों को कभी निवृत्त नहीं होना चाहिए। इस मान्यता का वे प्रत्यक्ष में भी पालन करते हैं। आज 80 साल से भी अधिक आयु में वे किसी 25 साल के नौजवान को लजा दे इतना व्यस्त जीवन जी रहे हैं। कई कंपनियों के वे डायरेक्टर या चेयरमैन हैं। कई स्वैच्छिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। पुस्तक का भाग 2। इस भाग में 30 प्रकरण हैं, जिसमें 15 से अधिक प्रकरणों में व्यक्ति चित्र है। बाकी प्रकरणों में कुछ प्रसंगों, यात्राओं, भूमि अधिग्रहण, उत्तर पूर्वी राज्य इत्यादि के बारे में लिखा गया है। दूसरे भाग के प्रथम प्रकरण में मोरारजी भाई के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद हसमुख भाई उनके साथ दोबारा कैसे जुड़े, इसका बहुत रोचक वर्णन है। व्यक्ति चित्र के 2 प्रकरण पूरी तरह से श्री मोरारजी देसाई को समर्पित है। स्वाभाविक भी है। सामान्य रूप से श्री मोरारजी देसाई की जो छवि देश भर में प्रचलित है, उससे एक अलग ही चित्र इन प्रकरणों में उभर कर आता है। मोरारजी भाई पक्के गांधीवादी, राष्ट्रप्रेमी, अनुशासन प्रिय और निर्भीक व्यक्तित्व के स्वामी थे। सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और हर जगह उनकी कार्यक्षमता की प्रशंसा ही हुई, पर लोकप्रियता उनसे हमेशा दूर भागती रही। इसका भी कारण है। मोरारजी भाई स्वयं अपनी छवि के प्रति उदासीन थे। अपने अच्छे कामों को भी प्रसिद्धि देने से वे परहेज करते थे। उनके बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हों तो भी कोई स्पष्टीकरण देने में वे विश्वास नहीं करते थे। इसी संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण एक पाकिस्तानी नागरिक के बारे में है। एक बार एक सामान्य पाकिस्तानी नागरिक ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को पत्र लिखकर उसकी बहन की कैंसर पीड़ित बहन के लिए प्राकृतिक इलाज के विषय में उनकी सलाह मांगी। मोरारजी भाई ने तुरंत उस पाकिस्तानी नागरिक को फ़ोन लगाया। पत्र से जवाब नहीं दिया क्योंकि उसमें समय जा सकता था जो बहुमूल्य था। उन्होंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया, उसकी बहन के स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत जानकारी ली और फिर प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित उसे सलाह भी दी। उस भाई की बहन तो दुर्भाग्यवश नहीं बच पाई, किंतु वह भाई एक दुश्मन समझे जाने वाले राष्ट्र के शीर्ष स्थान पर बैठे मोरारजी भाई के तुरंत दिए गए सहृदय जवाब से उनके प्रति कृतज्ञता से अभिभूत था। हसमुख भाई को लगा कि अगर इस प्रसंग को प्रकाश में लाया जाए तो मोरारजी भाई की छवि के लिए अच्छा रहेगा। किंतु मोरारजी भाई की प्रतिक्रिया लाक्षणिक थी। उन्होंने कहा, कोई ना दुखनी बात जाहिर करीने आपने मोटाई बतावવાની, आ हकीकत न छपाए एमाज आपनी शोभा गणाए। बाद में दुबई के खलीज टाइम्स में यह विस्तृत समाचार छपा और फिर भारत के कुछ अखबारों ने भी कोने में एक छोटी सी खबर छापी। मोरारजी भाई स्वाभिमानी और उसूलों के पक्के थे। सत्ता के लिए सौदेबाजी करना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। तत्कालीन सत्ताधीश जनता सरकार में
विग्रह के लक्षण दिखाई देने लगे थे और सरकार के पतन की पूरी संभावना नजर आ रही थी। तब एक दिन अकाली दल के कुछ प्रमुख नेता मोरारजी भाई से मिलने पहुंचे और उन्हें समर्थन देने की तत्परता दिखाई। फिर उन्होंने अपनी कुछ मांगे मोरारजी भाई के सामने रखी। मांगे बहुत साधारण थी और उन्हें पूरा करना बहुत आसान था, पर मोरारजी भाई ने कहा, आपकी मांगे आसानी से पूरी की जा सकती हैं, किंतु यदि समर्थन देने के लिए ये शर्तें हैं तो इन्हें पूरी करना संभव नहीं है। मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर प्रधानमंत्री अपना आसन बचाने के लिए सौदेबाजी करता है तो वह उस उच्च आसन पर बैठने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री के पास 3 फंड होते हैं, नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड और पीएम्स डिस्क्रिशनरी फंड। डिफेंस फंड तो जैसे नाम से स्पष्ट है, देश की सुरक्षा संबंधी आकस्मिक जरूरतों के लिए होता है। रिलीफ फंड से प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता दी जाती है। डिस्क्रिशनरी फंड से प्रधानमंत्री योग्य समझें उस उद्देश्य के लिए या उस व्यक्ति के लिए सहायता दे सकते हैं। इस फंड के इस्तेमाल में भी मोरारजी भाई की सूक्ष्म विवेक बुद्धि के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। एक बार एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। मोरारजी भाई ने तुरंत उसकी बीमारी के इलाज के लिए और उससे संबंधित अन्य खर्चों के लिए एक अच्छी रकम उसे भेज दी। साथ ही एक स्थानीय कार्यकर्ता को उनकी देखभाल के लिए भी नियुक्त कर दिया। किंतु एक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पौत्री के विवाह में दहेज देने के लिए और विवाह के अन्य खर्चों के लिए एक मोटी रकम की जब मांग की, तब मोरारजी देसाई ने विवाह के लिए एक छोटी सी रकम उसे भेजकर सलाह दी कि शादी को सादगी से किया जाए। अगर शादी में होने वाले फिजूल खर्ची को अगर हम नहीं रोक पाए तो गांधी जी द्वारा सिखाया गया सादगी का पाठ तो व्यर्थ हो जाएगा। एक तीसरा उदाहरण, किंतु उसी पौत्री की शिक्षा या इलाज के लिए कभी भी अगर जरूरत पड़े तो डिस्क्रिशनरी फंड से उसे सहायता मिल जाएगी। यह भी प्रॉमिस उन्होंने उस पत्र में लिख भेजा। एक तीसरा उदाहरण एक मुस्लिम युवती के विषय में है, जिसने लिखा था कि जब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उसका निकाह होने के कारण उसे पढ़ाई अधूरी छोड़ देनी पड़ी। अब उसका तलाक हो गया था और वो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर होना चाहती थी, पर पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी। प्रधानमंत्री के डिस्क्रिशनरी फंड से उस मुस्लिम युवती की पढ़ाई पूरी होने तक उसे आर्थिक सहायता दी गई। इसी भाग के एक अन्य प्रकरण में पंडित नेहरू के अवसान के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए खेली गई राजनीति और खास तौर पर उस समय पत्रकार कुलदीप नैयर ने जो खेल खेला, एक छोटे से प्रेस रिलीज के माध्यम से बाजी को जिस तरह से मोरारजी भाई के खिलाफ उलट दिया, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, 4-5 पंक्तियों का एक छोटा सा प्रेस रिलीज, उसने जिस तरह से मोरारजी भाई के खिलाफ बाजी को पलट दिया, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाली चीज़ है। शास्त्री जी, जिन्हें हम एक सीधे साधे सत्तालोलुपता से दूर रहने वाले नेता के रूप में जानते हैं, यहाँ उनकी छवि पर भी प्रश्नार्थ लगता है जब हम उस समय उनकी भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। विस्तार से नहीं बताऊंगी वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा और आपका पुस्तक पढ़ने का मजा किरकिरा हो जाएगा। अन्य व्यक्ति चित्रों में श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, प्रोफेसर सतीश धवन, ईरानी पत्रकार सैफ आज़ाद, मदर टेरेसा, अभिनेत्री देविका रानी, लवराज कुमार, किशोर पारेख और धीरूभाई अंबानी के व्यक्ति चित्र प्रमुख हैं। इंदिरा जी से संबंधित प्रकरण में उनकी राजनीतिक सूझबूझ की बात है। पंडित नेहरू ने
किस तरह भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें तैयार किया, उसका वर्णन है। इस प्रकरण में विशेष रूप से उल्लेखनीय वर्णन है 1969 में बंगलुरु में हुए कांग्रेस कमेटी के 73वें अधिवेशन का। यह अधिवेशन भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसी अधिवेशन में आखिरी क्षणों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में श्री वीवी गिरी का नामित किया, अपने पक्ष के खिलाफ जाकर। इसी बात पर से कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी राजनीतिक षड्यंत्र की सिद्धहस्त खिलाड़ी और एकछत्र शासन करने वाली शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर आई। भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा भी इसी प्रकरण के बाद बदल गई। इंदिरा जी जब दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी, तब हंसमुख भाई प्रधानमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि इंदिरा जी के दो कट्टर विरोधियों के साथ काम कर चुके व्यक्ति को इस पद पर जारी नहीं रखा जा सकता था। किंतु देखने वाली बात यह है कि गुजरात के एक नेता को इंदिरा जी को 3 बार याद दिलाना पड़ा कि हंसमुख भाई को प्रधानमंत्री कार्यालय से दूर करना है। फिर जब सब तरफ से दबाव बढ़ा, तब इंदिरा जी ने अनिच्छा से ही खुद जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के खाली पदों की सूची मंगवाई और पोस्ट और टेलीग्राफ के बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में हंसमुख भाई को नियुक्त किया। जैसे इतना काफ़ी न हो, इंदिरा जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी और संचार मंत्री श्री CM स्टीफन को बुलाया और उन्हें बताया कि हंसमुख भाई के प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़कर जाने के पीछे उनकी, इंदिरा गांधी की, नाराजगी नहीं है। ये और दूसरे ऐसे ही अन्य प्रसंग हंसमुख भाई की निष्ठा और प्रामाणिकता और इंदिरा जी की गरिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी तरह धीरूभाई अंबानी वाले प्रकरण में लेखक ने उन दोनों के खास रिश्ते की बात की है। धीरूभाई के दृढ़ निश्चय लेकिन सकारात्मक रवैये पर रोशनी डाली है। उनकी व्यापारिक सूझबूझ की बात है तो साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी को समझने की भी बात है, जहां वे गांव के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 500,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर देते हैं, या फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की योजना बनाते हैं जिससे न सिर्फ ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके बल्कि विदेशी विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ना चाहें। अन्य व्यक्ति चित्रों में विशेष उल्लेखनीय है उत्तर पूर्वी राज्यों में समाज सेवा को जीवन समर्पित करने वाले गांधीवादी नटवर ठक्कर, फोटो जर्नलिज्म के लिए प्रसिद्ध किशोर पारेख, कृत्रिम पदार्थों के जनक और IPCL में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाने जाने वाले श्री लवराज कुमार, साथ ही केवल नेहरू गांधी परिवार की निजी सेवा के बदले में राष्ट्रपति पद की अपेक्षा करने वाले PC अलेक्जेंडर। नवंबर 1977 में श्री मोरारजी देसाई उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा पर गए। साथ में हंसमुख भाई भी थे। जोरहाट के समीप उनका एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेखक इस घटना के केवल प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, भुक्तभोगी भी थे। दुर्घटना के बाद 72 घंटों के अंदर लिखवाया गया इस दुर्घटना का वर्णन न केवल उसकी तथ्यपरकता के लिए उल्लेखनीय है, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। दहेज से संबंधित प्रकरण में लेखक उद्योगों के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं। किसान का अपनी भूमि से भावनात्मक लगाव होता है, वह उसका केवल आजीविका का साधन नहीं होता। भूमि उसके और उसके परिवार के पूरे जीवन का आधार होती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी भूमि से ही जुड़ी होती है। इसलिए उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा लेखक ने की है। उत्तर पूर्वी राज्यों
राज्य किस तरह दुर्लक्षित हुए हैं, क्यों वे हिंसा की तरफ मुड़े हैं, क्यों वे भारत संघ से अलग होना चाहते हैं, इसका भी विश्लेषण उन्होंने एक प्रकरण में किया है। अन्य कुछ प्रकरणों में कुछ यात्रा वर्णन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रसंग, जैसे केन्या के राष्ट्र प्रमुख जोमो केन्याटा की अंतिम यात्रा और चोगम कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग आदि के बारे में लिखा गया है। यह वर्णन केवल वर्णन न रहकर उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब भी बन जाते हैं। इस तरह दीठू में विविध अनुभवों, घटनाओं, व्यक्तियों के वास्तविक चित्र हैं। यह एक अत्यंत पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक है। मैं श्री शिरीष पंचाल जी के शब्दों के साथ मेरे वक्तव्य को पूरा करना चाहूँगी। शिरीष जी लिखते हैं, આ સંસ્મરણોનું દસ્તાવેજી મૂલ્ય તો છે જ, સાથે સાથે આપણને 1965 પછીના વર્ષો દરમિયાનનું ભારતનું એક સુવ્યવસ્થિત ચિત્ર પણ જોવા મળશે. એમાં કશી સનસનાટી નથી, પોતાના વ્યક્તિત્વને આગળ ધરવાની કશી લાલસા નથી. આને નિમિત્તે આપણને એક પ્રામાણિક, નિષ્ઠાવાન, અધિકૃત ચિત્ર સાંપડે છે અને એ આપણા માટે વધારે મહત્વનું છે. આ એક આપણા જાહેર જીવનનો ઉત્તમ દસ્તાવેજ છે. ધન્યવાદ.